हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग हमारे इन कॉन्सेप्ट्स को खत्म करने के पीछे लग जाएंगे और मेरे हिसाब से अभी हमारी सिर्फ 5 के करीब करीब हमारी कॉन्सेप्ट्स बाकी है। तो ये एक बार हमारी खत्म हो जाए तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीशन के नजदीक नजदीक आ जाए। ओके, अब सबसे पहले हम लोगों ने देखी थी हमारी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेसमैन, दोनों अलग अलग होती है। और इसमें भी हमने देखा कि हम लोग जब अकाउंटिंग करेंगे तो हम लोग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट बिजनेस हम लोग अकाउंटिंग करने वाले, ये बात भी हमने देखी है। फिर इसके बाद हमने बोला इसी की वजह से जब कोई प्रोपराइटर बिजनेस में पैसा लाता है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। और क्यों लाइबिलिटी उसको मानते हैं बच्चों? क्योंकि रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि जब अगर आप बिजनेस को बिजनेसमैन से डिफरेंट समझ रहे, तो अगर बिजनेसमैन ने जो पैसा लाया जिसे आप कैपिटल बोलते हो, तो वो तो अमाउंट बिजनेस को बिजनेसमैन को देनी पड़ेगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज योर लाइबिलिटी ऑल्सो। उसके बाद हमने देखा था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपको क्या समझाती है बच्चों? दोस ट्रांजैक्शन विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, वो ट्रांजैक्शन जिन्हें आप लोग मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी आर ओनली रिकॉर्डेड फॉर। और जिनको आप मनी में मेजर नहीं करते तो उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद हमने देखी थी कॉस्ट कंसेप्ट। तो कॉस्ट कंसेप्ट आपको क्या बोलती है? जब भी आप कोई असेट एक्वायर करोगे तो दैट शुड बी एक्वायर्ड एट व्हाट हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्विजिशन प्राइस, मतलब जितने में परचेस करोगे असेट को, प्रॉपर्टी को, तो उतने पे उसको रिकॉर्ड करना। ओके, हाँ, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये भी हमने देख के रखा। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने देखी, दैट वाज योर व्हाट कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाती है बच्चों? दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप लोग फॉलो करने वाले हो दैट हैज टू बी फॉलोड ईयर बाय ईयर। ओके, और वो भी कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? मतलब आज अगर मैं डेप्रिसिएशन की एसएलएम मेथड फॉलो कर रहा तो मैंने फ्यूचर में भी क्या करनी चाहिए? एसएलएम मेथड ही फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो ये सब हमने कंसिस्टेंसी में सीखा। इसके बाद हमने देखा था कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली आपको क्या सिखाती है बच्चों? तो दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट all the anticipated losses should be recorded for, but all anticipated gains must not be recorded. इसके बाद हम लोगों ने बोला कि इस कंजर्वेटिज्म की ही वजह से क्या होता है, हमारी इनकम अंडरस्टेट होती है, हमारी इनकम लोअर दिखाई देती है। ओके, और उसके बाद हमने इसी में एक बात बोली कि भाई हमारी बैलेंस शीट में हमारे लाइबिलिटीज ओवरस्टेट होते, मतलब जो हमें देना बाकी है वो ज्यादा दिखाई देता और हमारी एसेट्स, हमारी प्रॉपर्टीज कम दिखाई देती इस कॉन्सेप्ट की वजह से। ओके, फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमने देखा। तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या बताती है? बिजनेस आपका चलता जाएगा एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, हमारे को कोई नेसेसरी नहीं है बिजनेस को वाइंड अप करने की। ओके, और ये सब हमने काय में देखा? गोइंग कंसर्न में देखा। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आप लोग कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर इसके बाद हमने देखा था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाती है बच्चों? ये कॉन्सेप्ट बड़ी इजीली आपको एक ही बात बताएगी कि जब भी आपको रेवेन्यू रियलाइज होगा तब आप उसे रिकॉर्ड कर देना। इनकम कब करोगे आप रिकॉर्ड? जब आपको वो रियलाइज होती है। और रियलाइज का मतलब क्या होता है बच्चों? या तो आपको रिसीव हुई, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि आप लोगों को ये पर्टिकुलर इनकम अर्न हुई है, तभी जाके हम लोग उसे रिकॉर्ड करने वाले। ओके, तो ये सब हमने देख के रखा था। सेल्स के बारे में भी हमने यहाँ पे चर्चा की थी। तो सेल्स के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि भाई सेल्स जो रहेगा ना उसे हम लोग तब रिकॉर्ड करेंगे व्हेन इट इज अफेक्टेड। मतलब तुम क्रेडिट सेल कर रहे हो या कैश सेल कर रहे हो, जब आपने सेल्स अफेक्ट किया, मतलब जब सेल्स किया उसी वक्त उसको क्या कर देना? रिकॉर्ड कर देना। ये सब बातें हमने देख के रखी थी। ओके, इसके बाद हम लोग आगे चले गए। आगे जाके हम लोगों ने देखा था क्या? एक्रूवल कॉन्सेप्ट। अगर आपको याद हो तो वी हैव सीन हियर व्हाट एक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो ये एक्रूवल कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाती है? तो याद करना बच्चों, एक्रूवल कॉन्सेप्ट सिखाती है एज एंड व्हेन योर एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज विल बी एक्रूइंग। जैसे जैसे आपके एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू अक्रू होते हैं वैसे वैसे आपने उसे क्या कर देना? रिकॉर्ड कर देना। एक्रू होने का मतलब क्या है? इनकम की बात चल रही, तो जब आपने इनकम अर्न कर ली रिकॉर्ड कर दो।
एक्सपेंसेस की बात है, जब आपका पेबल आएगा एक्सपेंडिचर तब जाके उसे रिकॉर्ड कर देना। ओके, तो ये सब बातें हमने देख रखी थी। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं एंड आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हमारी अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कौन सी कॉन्सेप्ट है बताना, हमारी ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या बताती, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं, ये सब बातें अब हम लोग यहां से समझ के लेंगे। ओके, ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज टू एस्पेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, व्हेन अक्षय स्टार्ट्स अ बिजनेस विद कैश 5 lakh, on the other hand business gets a cash of 5 lakh, and the other hand liability arises, that is the business has to pay to the Akshay a sum of money। तो बच्चों ये ऐसे पढ़ के तो मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको समझ में आएगा। हाँ, लेकिन यहां से एक बात समझ के लो, दिस कॉन्सेप्ट विच रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग इक्वल क्रेडिट। This is the basis of entire system of double entry bookkeeping system. From this concept, the basic accounting equation arises, that is capital plus liabilities is equal to assets. Okay? तो बच्चों अब देखो, अब मुझे यहाँ पे आपको कुछ बातें बतानी ही पड़ेगी। अब आपको पता नहीं कितना याद है, मैंने एक बार आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। ओके, अब आई डोंट नो आपको कितना रिमेंबर होगा, बट मैं तो यही पकड़ के चल रहा, आपको याद नहीं आ रहा होगा, तो मैं अकॉर्डिंगली आपको ये सब चीजें अभी याद दिलाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज आप ध्यान से सुनना। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा चल रहा है जो थ्रू आउट दी अकाउंटिंग आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं, ओके, हम लोग जो अब पूरे सिलेबस में हम जो अकाउंटिंग करेंगे, या आप सीए फाइनल तक भी पहुंच जाओगे, या फिर भाई आप जिस किसी भी फील्ड में जाओगे, वहां अगर अकाउंटिंग की बात आई तो समझ के लेना हम लोग कौन सी अकाउंटिंग के सिस्टम फॉलो करते हैं। तो हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ओके, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो याद रखना, हम लोग अकाउंटिंग करते वक्त कौन से सिस्टम फॉलो करते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब आप यहां से जो दिमाग में डाल दोगे ये, तो आपको अब मरने तक भूलना नहीं है। बात समझ में आई? क्योंकि हमारी अकाउंटिंग तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से ही होती है। तो ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एग्जैक्टली क्या बोलती है, किस पे बेस्ड है ये अकाउंटिंग सिस्टम, तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। दिस सिस्टम सेज दैट every debit should have equivalent amount of credit, should have equivalent amount of credit। ओके, अब हमेशा याद रखो हमारे अकाउंट्स में अब जब भी आप बात करोगे, या हमारे अकाउंट में कभी भी अब जब भी बातें होंगी, तो याद रखना वो डेबिट क्रेडिट, बस ये दो वर्ड्स पे घूमती हुई रहेंगी। ओके, अब वैसे डेबिट क्रेडिट के बारे में आपको वैसे तो जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आगे हम लोग रूल्स ऑफ अकाउंट देखेंगे तो वहां कब डेबिट करते हैं, कब क्रेडिट करते हैं, क्या होता है, कब किसको डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना, ये समझ में आ जाएगा। ओके, बट आप इतना ही समझ के लो, जब भी अकाउंट करेंगे तो अकाउंट में हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट 2 इफेक्ट होते हैं। ओके, एटलीस्ट 2 इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। मैं एटलीस्ट बोल रहा हूं। ओके, एटलीस्ट 2 इफेक्ट, या इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा कि भाई हर ट्रांजैक्शन के, ईच ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट। ओके, और ये 2 इफेक्ट कौन से होंगे बच्चों, तो 2 इफेक्ट में एक इफेक्ट होगा आपका डेबिट एंड दूसरा इफेक्ट होगा क्रेडिट। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, और कौन से 2 इफेक्ट होंगे बताना, एक होता है डेबिट तो दूसरा होता है क्रेडिट। कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो। ओके, अब ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये कभी आपको टर्मिनोलॉजी में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डेबिट कब करने का, क्रेडिट कब करने का, इसके होते हैं कुछ रूल्स। ओके, तो वो जब रूल्स आएंगे तब आपको ये और समझ में आएगा। बट आप समझ के लो, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, रेंट पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, फिर आप लोग कैपिटल ला रहे हो बिजनेस के अंदर, बेच रहे हो कुछ गुड्स, और कोई भी ट्रांजैक्शन करो, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। क्या, एक होता है डेबिट
दूसरा होता है क्रेडिट। ओके, और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का रूल है। ओके, डबल एंट्री बुक कीपिंग का रूल है या ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का रूल है कि एवरी डेबिट शुड हैव इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ क्रेडिट। ओके, तो इसको हम लोग अगर अपनी गावरान लैंग्वेज में बोले तो भाई आपने बोलना जितना डेबिट, ओके, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। ओके, उतना क्रेडिट। आप बोलेंगे सर ऐसी तो हिंदी भी हमने कभी नहीं सुनी, तो बेटा ये मैं बोल रहा हूं ना गावरान हिंदी है। अगर आपको अच्छी हिंदी देखनी है तो भाई ये हो गई जितना डेबिट, ओके, उतना क्रेडिट। ओके, उतना क्रेडिट। तो दिस इज द ड्यूअल एंट्री, या मैं बोलूंगा ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपको बताती है। क्या बोल रहा हूं मैं? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बात बताती है बच्चों? जितना डेबिट उतना क्रेडिट। ओके, मतलब अगर हम उसे और जरा इंग्लिश में देखने लग जाए तो उसका मीनिंग क्या निकल के आता है बच्चों? तो मीनिंग इज दैट एवरी डेबिट शुड हैव इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ क्रेडिट। मतलब आपका जो भी डेबिट होगा तो उसे इक्विवेलेंट अमाउंट का क्या चाहिए बताना? क्रेडिट भी चाहिए। तो इसी को क्या बोला जाएगा बच्चों? इसी को आपकी ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोला जाएगा। ठीक है, तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाती है बच्चों? कि जितना डेबिट होगा उतना ही आपने क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। तो अकाउंट्स में आप लोग एक चीज ध्यान रखना, हर बार अकाउंट्स में यही चीज फॉलो होती रहेंगी कि जितना डेबिट उतना क्रेडिट। आपको ये चीज समझ के लेनी पड़ेगी कि ट्रांजैक्शन में होता क्या है। तो बेटा ट्रांजैक्शन आपका किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे हमने पहले भी देखा, बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी जो है उसे क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शन। तो ये जो भी आपके ट्रांजैक्शन होंगे तो इन सारे ट्रांजैक्शन को क्या होने वाला है बताना? दो इफेक्ट जरूर मिलते हैं। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन लो उन्हें दो इफेक्ट होंगे, ये आप आपके दिमाग में फिट कर लो। ओके, और कौन से दो इफेक्ट होते हैं? डेबिट या क्रेडिट। और सवाल है सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? तो जब ये अकाउंट के रूल आएंगे तब आपको और क्लियर समझ में आएगा कि कब डेबिट करते कब क्रेडिट करते। ओके, बट सिर्फ आप इतना दिमाग में रखो कि दो आपके इफेक्ट होने वाले, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला? ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलती है बच्चों? जितना डेबिट उतना क्रेडिट। ओके, तो ये हो गई ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं डेबिट करूं, इसका मतलब ऐसा होता है अगर मैं किसी ट्रांजैक्शन में डेबिट करूं ₹5 लाख से, तो उस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट भी कितने का होगा? ₹5 लाख का होगा। ये यूनिवर्सल रूल है, ये 100% अप्लाई होगा। क्या आप अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, देखो रिकॉर्ड में पहले से बोलता था ना सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, तो ये जब सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करोगे, सिस्टमैटिकली जब आप ट्रांजैक्शन लिखोगे तो हमेशा याद रखना ट्रांजैक्शन लिखते वक्त आपको दो इफेक्ट मारने पड़ते, एक मारना पड़ता डेबिट, एक मारना पड़ता क्रेडिट। तो ये डेबिट क्रेडिट क्या रहता? आगे जब रूल्स आएंगे तब समझ में आएगा। लेकिन ये जो डेबिट एंड क्रेडिट कर रहे हो ये इक्विवेलेंट अमाउंट से होना चाहिए। मतलब अगर डेबिट 5 लाख का किया तो क्रेडिट भी 5 लाख का ही होगा। डेबिट अगर 5 लाख का है तो क्रेडिट भी डेफिनेटली 5 लाख का होगा। और इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इतना ही सिखाती है कि भाई आप जितना डेबिट करोगे, जितनी अमाउंट का डेबिट करोगे उतनी ही अमाउंट का क्या करना? क्रेडिट भी करना। ओके, ये सिखाती है कौन बताना? आपकी ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने आपको लेक्चर नंबर 11 के करीब करीब की बात है, मैंने आपको बताया था कि देखो बच्चों दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर बैलेंस शीट। याद आ रहा है आपको? मैं आपको बोलता था कि भाई देखो ये फॉर्मेट ऑफ क्या है बताना? आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट ऐसी बनाई जाती है, ये हमने बात भी करी थी। और यहां मैंने आपको ये भी बताया था कि यहां पे होती है पूरी लाइबिलिटीज, यहां पे होती है आपकी सारी असेट्स। ओके, यहां पे हम लोग रुपीज। ओके, और मैंने आपको बोला था ये जो लाइबिलिटीज की यहां टोटल आती वो असेट्स की टोटल से मैच करती। याद करो, ये यहां की जो टोटल होती है ना, ये लाइबिलिटीज की टोटल एंड असेट्स की टोटल, ये दोनों भी हो जाती है क्या? मैच। याद करना, बताया था मैंने आपको। और मैंने इसके पीछे रीजन बताया था
कि इसके पीछे रीजन होता है बच्चों ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आप लगा तो पीछे का लेक्चर रिवाइंड करके देखना, मैंने आपको बताया भी था ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है उसकी वजह से ये जाके बैलेंस शीट क्या होती है बताना, टैली होती है। ओके, ये बैलेंस शीट जो टैली होती है उसके पीछे कौन होती है बताना, ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होती है और इसी की वजह से आपकी बैलेंस शीट जाके टैली होने वाली है। ओके, और बच्चों अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझाया था क्या कि भाई देखो ये दोनों टैली होता और वो किसकी वजह से होता, ड्यूअल एस्पेक्ट की वजह से, और इनके टैली होने की वजह से ही हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया था बच्चों, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। फिर हमने बोला लाइबिलिटी में तो कैपिटल भी रहता और अदर लाइबिलिटीज भी रहते। फिर हमने किया था असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटीज, ऐसे हमने एक और अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया था, याद आ रहा होगा सबको। तो बच्चों ये बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन काय की वजह से बना, क्योंकि हमको एक चीज पता थी कि असेट की टोटल लाइबिलिटीज की टोटल से मैच करती है, याद आ रहा है सबको। और मैंने लेकिन उसके पीछे आपको रीजन क्या बताया था बच्चों, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलती है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। तो क्योंकि आप दो ही तो इफेक्ट दे रहे हो ना, डेबिट और क्रेडिट, ये दो इफेक्ट दे रहे हो और वो भी इक्वल अमाउंट से दे रहे, सेम अमाउंट से देते, तो इसी की वजह से आगे चल के ये बैलेंस शीट टैली होती है। आगे और ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट जब हमारा होगा मैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ कर पाऊंगा, क्योंकि वहां पे आपको कुछ चीजें और ज्यादा समझेगी। फिलहाल तो अभी भी आप लोग बच्चे ही हो तो आपको इतना नहीं पता है बहुत सारी बातों के बारे में, तो इसके लिए मुझे इतना डिटेल में और इलैबोरेशन करते नहीं आ रहा। बट आप अब ऐसे थोड़ा थोड़ा याद करो, मैं उसे बराबर आगे वो जहां जहां कोरिलेट होगा वहां मैं कोरिलेट करके दूंगा। अब आप लगा तो पीछे का लेक्चर रिवाइंड करके देखना, मैंने आपको बहुत पहले ही इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। ओके, बैलेंस शीट टैली होती है, वो किसकी वजह से टैली होती है बच्चों, आपके ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से। और ये कॉन्सेप्ट बस इतना ही बोलती है कि जितना डेबिट उतना क्रेडिट। ओके, एवरी डेबिट शुड हैव इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ क्रेडिट। तो जितने अमाउंट का डेबिट करोगे उतनी ही अमाउंट का क्रेडिट भी करना। ये कौन सिखाता, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सिखाती है। देखो, दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हिच रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ क्रेडिट। ओके, तो भाई हर डेबिट के लिए क्या होता है, करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ क्रेडिट भी होता है। ओके, और ये भी कौन सिखा रहा है बताना, आपका ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ही सिखाती है। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, दिस इज द बेसिस ऑफ एंटायर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इसी के बेसिस पे आपकी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बनाई जाती है। ओके, तो अब मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगा भाई, देखो अकाउंट में दो ही इफेक्ट आते हैं, एक डेबिट आता, एक क्रेडिट आता। इसके लिए इसको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि आप दो एंट्री मार रहे हो ना, डेबिट भी कर रहे हो क्रेडिट भी कर रहे हो, तो क्या हो गया, डबल एंट्री हो गया। तो ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में एक अकाउंट होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट, और इसी को ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और ये हमेशा याद रखो इक्विवेलेंट अमाउंट से होना चाहिए। डेबिट 5 लाख का है तो क्रेडिट भी आपका 5 लाख का ही होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज योर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ठीक है, तो बच्चों अभी बेसिकली बोला जाए तो आपके अकाउंट्स में इतने ही कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं, इतनी ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती, बट फिर भी अब यहाँ पे और कुछ बातें दी है तो वो भी हम लोग देख लेंगे। मेनली तो ये 9 कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट फिर भी हम लोग 10, 11, 12 तो देखने ही वाले। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर। ये डिस्क्लोजर क्या बोलता है, द अकाउंट्स मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन। अब जब भी मटेरियल बोला गया तो मटेरियल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। ओके, मटेरियल का मतलब क्या होगा, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट। ओके, देखो बच्चों, ये जो पर्टिकुलर आपका डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है, ये क्या बोलता है, आपके अकाउंट्स ने सारे सिग्निफिकेंट, सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। सिग्निफिकेंट का दूसरा नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो जो भी आपके अकाउंट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होगी, मटेरियल इंफॉर्मेशन होगी, दैट मस्ट बी डिस्क्लोज, वो आपने डिस्क्लोज करनी चाहिए, वो आपने बतानी चाहिए, या आपके अकाउंट्स ने वो सब बताना चाहिए। जैसे एक कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, उस बिजनेस में आप 10 लाख की मशीन परचेस कर रहे हो, ओके, देयर इज वन बिजनेस एंड यू आर परचेसिंग अ 10 लाख मशीन इनटू दैट बिजनेस। तो मुझे एक बात बताओ, वो 10 लाख की मशीन आपको नहीं लगता कि काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको बिजनेस में बतानी ही पड़ेगी, बिजनेस में आपको डिस्क्लोज ही करनी पड़ेगी। अब जब भी डिस्क्लोज भी बोला जाए तो डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है बच्चों? टू इंडिकेट, ओके, टू इंडिकेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब भी बिजनेस में कोई आपके सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होते हैं या कोई सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होगी आपके बिजनेस की, दैट मस्ट बी डिस्क्लोज, मतलब वो आपने बतानी चाहिए, छुपा के रखना चाहिए क्या? नहीं, वो आपने इंडिकेट करना चाहिए। ये आपको कौन सी कॉन्सेप्ट सिखाती है? ये डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट सिखाती है, ठीक है। द अकाउंट्स मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन, तो जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपने क्या करनी चाहिए? डिस्क्लोज करनी चाहिए, ओके। द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स शुड डिस्क्लोज फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन टू द रिलेटेड पार्टीज। तो जो अकाउंट की रिपोर्ट्स होती, बेटा अकाउंट की रिपोर्ट क्या होती? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ समझ में आता, या फिर बैलेंस शीट जिसमें हमको क्या समझता कि हमारे असेट्स कितने, हमारे लाइबिलिटीज कितने, ओके। द अकाउंटिंग रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलना और फेयर इंफॉर्मेशन मिलना। बेटा फेयर का मतलब गोरी नहीं होता, फेयर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा बताना। ट्रू एंड फेयर का मीनिंग होता है बच्चों एक्यूरेट, ओके, जिसमें कोई गलती नहीं है या फिर आपने कोई झमेले उसके अंदर नहीं किए, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। The financial position and performance should be disclosed very honestly to the all user. हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, देखो पोजीशन जब भी वर्ड यूज किया ध्यान रखना, अब ये जो एक एक बातें बोल रहा हूं ये फ्यूचर तक आपको काम में आएगी, ओके। जब भी आपको फाइनेंशियल पोजीशन ऐसा वर्ड दिखे, ओके, फाइनेंशियल पोजीशन ऐसा वर्ड दिखे, तो सबसे पहली बात हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता? तो हमारी बैलेंस शीट जो है ना, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती, ठीक है। और जब भी कोई बंदा बोलता है फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बैलेंस शीट आपकी वगैरह वगैरह, तो मतलब वो आपके किस में इंटरेस्टेड होता है? आपके प्रॉपर्टीज में, माने असेट्स एंड लाइबिलिटीज में इंटरेस्टेड है, ओके। तो जब भी वर्ड फाइनेंशियल पोजीशन आया, इसका मतलब ये फाइनेंशियल पोजीशन कौन बता रहा है? बैलेंस शीट, मतलब सामने वाला काइंड में इंटरेस्ट रख रहा है तुम्हारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज में, ओके। फाइनेंशियल पोजीशन वैसे भी प्रॉपर्टीज से ही देखी जाती, आपके पास में प्रॉपर्टीज वगैरह दबा के है, तो फिर इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बताना, अच्छी है, ओके। जब भी आपको फाइनेंशियल पोजीशन ये वर्ड मिले तो फिर आप इसका मतलब क्या समझोगे बताना, वो बंदा आपके असेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बात कर रहा है, जो आपकी बैलेंस शीट आपको बता सकती है और कोई नहीं बता सकता। इज दैट क्लियर? तो देखो यहां पे क्या बोला है, द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस शुड बी डिस्क्लोज्ड वेरी ऑनेस्टली टू द ऑल द यूजर्स, ओके। अब फाइनेंशियल पोजीशन समझ गया, अब जब भी कोई आपके सामने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये वर्ड यूज करे, ओके, जब भी कोई बंदा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऐसा वर्ड यूज करे, तो आपने समझना ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको कौन बताएगा? तो याद रखना ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, ओके। फाइनेंशियल पोजीशन बताओ फटक से, कौन बताएगा? बैलेंस शीट बताएगी, मतलब उसमें क्या दिखेगा? असेट्स है कितने, लाइबिलिटीज है कितने, ये आपको बताएगी फाइनेंशियल पोजीशन, जो बताता है बैलेंस शीट। और जब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात हो रही, तो ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता, ओके। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया? हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा, ओके। तो ये चीज को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इज दैट क्लियर? तो हमेशा याद रखो, फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस शुड बी डिस्क्लोज वेरी ऑनेस्टली टू द ऑल द यूजर्स। तो इसका मतलब अगर हम लोग निकाले तो क्या? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब असेट्स एंड लाइबिलिटीज के फिगर, और परफॉर्मेंस बोले तो क्या?
तुम्हारे प्रॉफिट के फिगर, तो ये बड़े ऑनेस्टली डिस्क्लोज करने चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया है आपके डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में। ओके, डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट पहले तो इतनी बात बोलती है कि भाई जो आपके मटेरियल इंफॉर्मेशन हो गए दैट शुड बी डिस्क्लोज प्रॉपरली। जो भी आपके मटेरियल इंफॉर्मेशन है तो वो आपको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके, और जो भी आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट है उन्होंने फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन देना। उसके बाद जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस होगी वो आपने डिस्क्लोज करना है, और वो भी कैसे डिस्क्लोज करना है बताना, बहुत ऑनेस्टली डिस्क्लोज करना चाहिए। ओके, तो दिस इज अबाउट योर व्हाट, दिस इज योर डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? तो बच्चों इसके बाद और क्या बोला गया, द फाइनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस। देखो मैं अभी आपको बताया भी था। एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मींस व्हाट, रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इनकम एंड एक्सपेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं आपको अभी बताया, जब भी आपके सामने कोई फाइनेंशियल पोजीशन वर्ड यूज करे तो आपने उसको बैलेंस शीट की डिटेल समझना, माने असेट्स एंड लायबिलिटी समझना। और जब कोई आपके सामने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात छेड़े तो आपने समझना ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा। ओके, ऑल द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज शुड बी रिलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल एंड अंडरस्टूड बाय ऑल द कंसर्न अथॉरिटीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो रिलेवेंट चाहिए। ऐसा नहीं बेफुजूल की कोई तो भी बात आपने डाल दी बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ऐसा चलेगा क्या? तो जवाब है नहीं चलता। रिलायबल भी होना चाहिए इंफॉर्मेशन, मतलब आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए, उस पे लोगों का ट्रस्ट बैठना चाहिए। दैट शुड ऑल्सो बी कंपेरेबल, उसको कंपेयर भी किया जाना चाहिए। एंड अंडरस्टूड बाय द ऑल द कंसर्न अथॉरिटीज। ओके, और ये सब अथॉरिटीज को अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए इसकी, तो इसको बोला जाता है डिस्क्लोजर। इज दैट क्लियर? तो बच्चों दिस इज योर नथिंग बट द डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो अगर तुमको समझ में आ रहा होगा, शॉर्ट में जब आपको इसे लिखना पड़ेगा तो आप इतना ही लिखना, अकाउंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन। ये पहली लाइन पक्का आनी चाहिए कि अकाउंट ने सब मटेरियल इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए, और मटेरियल का मतलब मैंने आपको क्या बताया, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। ओके, और दूसरी बात हमने देखी, अकाउंटिंग रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन। एक तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड सेकेंडली इट मस्ट बी व्हाट, फेयर इंफॉर्मेशन। फेयर का मतलब है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, गलत इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। और फिर देखा, द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस शुड बी डिस्क्लोज वेरी ऑनेस्टली टू द ऑल यूजर्स। जितने भी यूजर्स होंगे तो उन्हें फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस आपने बतानी है, वो भी ऑनेस्टली बतानी चाहिए। ओके, तो ये सब बातें हमने अभी अभी इस पर्टिकुलर डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में देख डाली। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होती है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखो एक सीधी सी बात बोलता हूं बच्चों मैं आपको, आपके 9 नंबर के बाद जो भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग, वो डिस्क्लोजर बेस्ड है। मतलब जब आप प्रेजेंटेशन करते हो बैलेंस शीट का या प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट काम में आएगी, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में काम में नहीं आती। ओके, बट ठीक है, फिर भी दिया है तो हम लोग पढ़ रहे हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल आइटम्स। तो जो भी मटेरियल आइटम है, और अभी मैंने बोला मटेरियल का मतलब है सिग्निफिकेंट। ओके, तो जितने भी आपके मटेरियल आइटम है वो आपने सब उनको बताने चाहिए, विच माइट इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो क्या, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, जब भी कोई आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करे तो आपको समझ जाना चाहिए वो या तो बैलेंस शीट की बात कर रहा या प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स होंगे उनका डिसीजन अफेक्ट हो सकता किस कॉन्सेप्ट से, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट से। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो लोगों के डिसीजन चेंज कर सके वो आपको जरूर जरूर बतानी चाहिए। तो बच्चों अगर आप फाउंडेशन में जाओगे, सीए फाउंडेशन में देखोगे तो आपको कहीं डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट नजर नहीं आएगी, क्योंकि अगर तुम्हें समझ रहा होगा तो मटेरियलिटी और डिस्क्लोजर में सिमिलरिटी काफी हद तक है। ये काफी हद तक कैसे बताना, सिमिलर है। ओके, तो फिर इसके लिए वहां पे आपको ये डिस्क्लोजर नहीं दिखेगी, बस मटेरियलिटी दिखेगी। ओके,
This principle is basically exception to the full disclosure concept. The term materiality is subjective in nature. मतलब materiality जो होती है ना वो subjective है. Subjective का मतलब होता है बच्चों circumstances के according जो change होता उसको बोलते हैं subjective. Materiality depends upon the amount involved in the transaction, size of business, nature of information वगैरह वगैरह. अब ये क्या है ये मैं आपको एक बार समझाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनना. अब बच्चों मैं आपको दो बिजनेसमैन बताता हूं. देखो ये एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है ए और ये एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है बी. ओके, ये दो बिजनेसमैन है. ए का क्या बिजनेस है? तो बेटा ए का बिजनेस है पान टपरी. ए का बिजनेस क्या है बताना? पान टपरी. समझती है आपको पान टपरी? आई होप खाया भी होगा आप लोगों ने पान, या आप लोग अभी नादान बच्चे हो तो आई होप नहीं भी खाया होगा. तो मान के चलो ए का एक शॉप है और वो क्या है बताना? पान का शॉप, पान टपरी है बेटा. और बी का क्या बिजनेस है बच्चों? तो बी एक सॉफ्टवेयर का व्यापारी है या सॉफ्टवेयर मेकिंग का इसका काम है. ओके, सॉफ्टवेयर मेकिंग का इसका काम है. किसका? बी का. सॉफ्टवेयर समझते ना आपको, जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो सॉफ्टवेयर्स. तो ये सॉफ्टवेयर्स बनाने का काम किसका है बताना? बी का. ए की क्या है? पान टपरी. बी का क्या है? सॉफ्टवेयर मेकिंग का काम. ठीक है, अब बात समझो. अब ये जो आपका ए नाम का बंदा है, तो इस ए नाम के बंदे ने अपना बिजनेस अच्छे से चलाया, अपनी पान टपरी अच्छे से चला रहा है और उसके पास डेफिनेटली उसका जो सेल है वो सेल डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा. उसने दो एम्प्लॉइज भी रख दिए. अब उसको लगा कि यार एम्प्लॉइज भी रख दिए, अब अपने को हिसाब किताब मेंटेन करना चाहिए, इन शॉर्ट अकाउंटिंग वगैरह करनी चाहिए. ये किसको लगा? इस मिस्टर ए को लगा. ओके, तो इस मिस्टर ए ने क्या किया बच्चों? एक लैपटॉप परचेस करने का इसने डिसीजन लिया. इस बंदे ने सोचा कि चलो यार एक लैपटॉप परचेस करेंगे जिसपे अपन अपने बिजनेस की क्या करेंगे बताना? अकाउंटिंग करने लग जाएंगे. ठीक है, अब मान के चलो ये लैपटॉप बंदे ने परचेस किया है 45,000 में. इस बंदे ने लैपटॉप कितने में परचेस किया? 45,000 रुपीज में परचेस किया. ठीक है, वैसे ही ये बी नाम का एक बंदा है जिसका सॉफ्टवेयर मेकिंग का बिजनेस है. इसके पास में ऐसा पकड़ के चलो 500 एम्प्लॉइज है. ओके, और ये सारे एम्प्लॉइज कौन? मैं आपको बताता हूं, ये सारे कंप्यूटर इंजीनियर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसके सारे एम्प्लॉइज. ठीक है, किसके? इस बी के जितने भी एम्प्लॉइज है सारे कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. तो इस बी ने भी एक लैपटॉप परचेस किया. इस बी ने भी एक लैपटॉप परचेस किया और ये लैपटॉप परचेस किया है 60,000 का अपने एक न्यू एम्प्लॉय के लिए. ठीक है, तो ये दोनों का बिजनेस मैंने आपके सामने रख दिया. ओके, ए की पान टपरी, उसने लैपटॉप परचेस किया 45,000 का. बी एक सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी है इसकी, इसका एक बिजनेस है सॉफ्टवेयर बनाने का. इसके हाथ के नीचे 500 एम्प्लॉइज और सारे के सारे कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और बंदे ने एक लैपटॉप परचेस किया है 60,000 का. ओके, अब एक बात बता दो, दोनों ने एक एक ही लैपटॉप परचेस किया है. दोनों ने भी एक एक ही लैपटॉप परचेस किया है. आप बताओ ये लैपटॉप मॉनिटरी टर्म्स में किसके लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट का है? व्हाट आई एम आस्किंग, मॉनिटरी टर्म्स में मतलब पैसे के एंगल से बोलो, किसके लिए ये ज्यादा सिग्निफिकेंट आइटम है? एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए या एक पान टपरी वाले के लिए? मॉनिटरी टर्म्स में ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है. अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली आपका जवाब आएगा सर ये सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी है तो इनका काम लैपटॉप के बगैर होगा ही नहीं. तो इसके लिए काम के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैपटॉप. किसके लिए? बी के लिए. ओके, बट मैं काम के हिसाब से पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं वर्क के हिसाब से पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं मॉनिटरी टर्म्स में. मतलब पैसे के एंगल से बोलो किसके लिए लैपटॉप ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा? तो आपने बोलना चाहिए सर ए को ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा. ये तो भाई सॉफ्टवेयर कंपनी है, अगर इसके पास 500 एम्प्लॉइज है तो हो सकता है इनके पास में 500 प्लस लैपटॉप्स हो, 500 प्लस डेस्कटॉप्स हो. तो ये एक और लैपटॉप परचेस करना ये बी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट.
बात समझो, एक और लैपटॉप परचेस करना, भले वो 60,000 का परचेस कर रहे, बट इनके लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। किसके लिए? बी के लिए। बट एक पान टपरी वाला है, उसके लिए डेफिनेटली 45,000 का ही क्यों ना हो, ये लैपटॉप बड़ा ही सिग्निफिकेंट रहेगा, ये उसके लिए बड़ी अमाउंट रहेगी। क्योंकि पान टपरी वाले का धंधा छोटा, तो उसके लिए 45,000 की अमाउंट बड़ी लगने लगेगी उसे। बट जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उनके लिए तो 60,000 की कोई बड़ी बात नहीं होगी। अरे बात समझे कि नहीं समझे? तो तुमको एक बात समझ में लेनी चाहिए, लैपटॉप हमने एक ही परचेस किया, बट एक बंदे के लिए वो सिग्निफिकेंट रहा, ये ए के लिए वो सिग्निफिकेंट अमाउंट का रहा, जबकि बी के लिए वो इतने कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट का नहीं है। तो बोलने का मेरा मतलब क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आपने लैपटॉप परचेस किया ना, ये मटेरियल है ए के लिए। बात समझो, ये क्या है बताना, मटेरियल है ए के लिए, एंड इममटेरियल है किसके लिए? बी के लिए। ओके, मटेरियल का होता है सिग्निफिकेंट मीनिंग। तो पान टपरी वाले के हिसाब से आप बोल सकते हो कि ये जो आपका लैपटॉप है दैट इज मटेरियल आइटम, सिग्निफिकेंट आइटम। जबकि सॉफ्टवेयर की कंपनी के लिए तो भाई ये तो छपरी सी बात है, इनका तो क्या है, रोज का काम है, 500 इंप्लॉइज है, तो इनके लिए एक और लैपटॉप लाना कौन सी बड़ी बात है। ओके, तो इनके लिए इममटेरियल होगा। तो बस यही मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट समझाती है कि ये जो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है ना, ये सब्जेक्टिव इन नेचर है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी, जैसे यहां पे डिफर कर रही है। ओके, ए के हिसाब से मटेरियल नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, तो बी के हिसाब से सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। ओके, सॉरी, बी के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं और ए के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर यही आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट आपका खत्म होता है। ओके, तो आई होप आपके सबके दिमाग में ये सब कॉन्सेप्ट गए होंगे। वैसे ये दोनों भी सेम है, मटेरियल एंड डिस्क्लोजर। फर्क सिर्फ इतना है, डिस्क्लोजर बोलता भाई जो इंफॉर्मेशन है सब बता दो, जितनी इंफॉर्मेशन है सब बताओ, ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन। लेकिन मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलती, सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन को बताओ। आप फाउंडेशन में जाओगे तो आपको ये डिस्क्लोजर फिस्क्लोजर नहीं दिखेगा। ओके, बट ठीक है। और ये भी हमने सीखा कि मटेरियलिटी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, रेवेन्यूज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड विथ एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड टू अर्न द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। ओके, तो बच्चों मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बस एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जिसके बाद आपको ये सब चीजें ऑलरेडी दिमाग में चले जाएंगी। प्लीज ध्यान से सुनना। अब मान के चलो ये मेरा एक बिजनेस है। ओके, ये मेरा एक बिजनेस है जो मैंने 1 अप्रैल 2020 में स्टार्ट किया। ओके, एक मेरा बिजनेस है, तो मैंने लॉकडाउन में चालू कर दिया। 1 अप्रैल 2020 को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, और आपको पता है अपना अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से अपन चालू करते हैं, मेनली वो फाइनेंशियल ईयर होता है, बट चालू कहां से होता है, 1 अप्रैल से चालू होता है। तो यहां से आगे एक साल तो वो कहां जाके कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2021 में जाके कंप्लीट होगा। ओके, 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर में जाके वो कंप्लीट होगा। तो ये हुआ पूरा आपका एक साल। ओके, तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को और 31 मार्च को मेरा एक साल कंप्लीट हो गया, 31 मार्च 21 को। अब सवाल है, मैं मेरे बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए क्यूरियस हूं। ओके, मेरे को क्यूरियोसिटी है कि यार मेरे प्रॉफिट में कितना, मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, ये मुझे देखने की यहां पे क्यूरियोसिटी है। तो सवाल ये उठता, ये प्रॉफिट मुझे, आपको नहीं लगता 1 ईयर का निकालना है? बात समझ में आ रही है? मुझे प्रॉफिट कितने दिनों का निकालना है, 1 साल का निकालना है। तो सवाल यह है, हाउ विल बी आई एम कंप्यूटिंग माई प्रॉफिट, मैं कैसे मेरा प्रॉफिट कंप्यूट करूंगा? तो बच्चों आपको नहीं लगता, आप लोग क्या करेंगे, करंट ईयर का रेवेन्यू, क्या बोल रहा हूं, करंट ईयर का रेवेन्यू, बोले तो करंट ईयर का जो भी आपका इनकम हो रहा वो आप लोग लो और उसमें से करंट ईयर के एक्सपेंसेस माइनस कर दो। ओके, मतलब जो भी आपने करंट ईयर में रेवेन्यू अर्न किया, ठीक है, मतलब जो भी आपको फायदा हुआ, जो भी आपने सेल करके पैसे कमाए,
ओके, तो वो सारे करंट ईयर के रेवेन्यू आप लोग क्या करेंगे बताना, आप लोग यहां पे लिखेंगे और उसमें से क्या माइनस करेंगे, करंट ईयर के एक्सपेंसेस। ओके, तो ये जब आप माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। बात समझो, आपको फिर क्या मिलेगा, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। तो यही होती है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलती है करंट ईयर्स रेवेन्यू शुड बी मैच विथ करंट ईयर्स एक्सपेंसेस। तो जब भी आपको प्रॉफिट निकालना है एक करंट ईयर का, अभी जो साल चल रहा है उसका, तो आपने उसके लिए हमेशा क्या करना, करंट ईयर में जो भी आपका रेवेन्यू होगा, मतलब जो भी आपको प्रॉफिट मिला उसको माइनस कर दो, किसमें से बताना, करंट ईयर के एक्सपेंसेस से। ओके, तो मतलब ऐसा मान के चलो मैंने करंट ईयर में सेल किया है 5 लाख का, मैंने करंट ईयर में सेल किया है कितना, 5 lakhs का। ओके, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, करंट ईयर का रेवेन्यू हो गया। बात समझ में आ रही है आपको, दिस इज माय करंट ईयर का क्या, रेवेन्यू। और मेरे करंट ईयर के एक्सपेंसेस देखो कुछ ऐसे हैं, मैंने परचेसेस किए थे 2 लाख के, मैंने रेंट पे किया 20,000 का, मैंने सैलरीज पे किया 80,000 की। ओके, तो टोटल मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 80,000। तो आपको समझ में आएगा मेरा टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर कितना है बताना, 3 लाख रुपीस का है। तो मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट कितना होने वाला है बच्चों, तो मेरा प्रॉफिट होगा 5 लाख माइनस 3 लाख, दैट कम्स टू कितना, 2 lakhs। ये होगा मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट। आई होप सबके दिमाग में जा रहा होगा। तो हमेशा याद रखो मैचिंग कॉन्सेप्ट इतना ही बोलती है, अगर आपको करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है तो आपको करंट ईयर के रेवेन्यू को करंट ईयर के एक्सपेंसेस से मैच करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखो करंट ईयर का प्रॉफिट हम लोग जब निकाल रहे तो एक्सपेंसेस ना तो हम प्रीवियस ईयर के लेंगे ना तो नेक्स्ट ईयर के लेंगे, मतलब हमने ना तो प्रीवियस ईयर के एक्सपेंडिचर लेना ना ही हमने नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंडिचर लेना, हमने सिर्फ क्या करना, करंट ईयर के ही एक्सपेंडिचर लेना। ओके, देखो बात बहुत सिंपल है ना, मुझे अगर इसी साल का प्रॉफिट निकालना है तो मुझे एक्सपेंडिचर भी इसी साल के लेने पड़ेंगे, ना कि प्रीवियस ईयर के ना तो अगले साल के। ओके, तो तभी जाके आपको क्या मिल सकता है, करंट ईयर का प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये सब आपको कौन सी कॉन्सेप्ट में दिया गया है, आपके मैचिंग कॉन्सेप्ट में दिया गया है। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यूज ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड विद एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब जिस साल का रेवेन्यू उसको मैच करते हैं उसी साल के एक्सपेंडिचर के साथ, टू अर्न द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ वो जानने के लिए। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कॉन्सेप्ट एंड पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। आपको यहां डिटेल में नहीं दिया, बट पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होती है बच्चों, कि आप जो भी अकाउंटिंग करते हो वो 1 ईयर की करते हो, एक एक साल की आप अकाउंटिंग करते हो। ये कौन समझाता है बताना, ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट समझाती है। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट एक ही बात बोलती है कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो वो 1 साल के लिए करोगे। ये पीरियोडिसिटी आपको फाउंडेशन में डिटेल में मिलेगी, यहां पे नहीं है। ओके, तो बस इतना ही ध्यान रखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट नाम ही क्या बोलता है, मैच करो, किसको किससे मैच करो, करंट ईयर के रेवेन्यू को मैच करो करंट ईयर के एक्सपेंसेस से, तभी जाके आपको करंट ईयर का प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है करंट ईयर का। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये बस ऐसी बात है जिसका कोई रिलेवेंस नहीं। आई होप सबके दिमाग में ये सब चीजें गई होंगी। अब हमारा बस एक लास्ट पार्ट यहाँ पे रहेगा, दैट इज IFRS एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस पे तो भाई 11th में भी कोई क्वेश्चन वैसे तो नहीं आते, बट फिर भी हमको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग इसको एक बार रीड आउट जरूर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड अकॉर्डिंगली हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चल, थैंक यू।